जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ES मिशन बंसल में। दोस्तों, SBI क्लर्क प्रीलिम्स का रिजल्ट मैक्सिमम लोगों का अपना क्लियर हो गया है। तो इस वीडियो में बात करूंगा मैं कि अब जो मेंस के लिए 12-13 दिन बचे हैं, उसमें आप लोगों की क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए जिससे आपका जो मेंस है ये भी आसानी से क्लियर हो जाए। तो मैं अपने एक्स सर्विसमैन भाइयों के लिए और डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन भाइयों के लिए इसमें बात करने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और यकीन मानिए आप इसे फॉलो करेंगे तो आपको फायदा जरूर मिलेगा। तो देखो, अब जो 12-13 दिन बचे हैं, सबसे पहले तो इस बार मैं बता दूं आपको, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वैकेंसी बहुत अच्छी है। प्रीलिम्स का भी हमने देखा कट ऑफ काफी कम रहा। मेंस में हम जानते हैं मिनिमम का हर्डल है हमारे सामने कि मिनिमम लाने होते हैं। अब बार बार कई लोग तो सबसे पहले इसी पर क्वायरी कर रहे हैं कि मिनिमम क्या था, 50 रह सकता है, 50 रह सकता है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले यही क्लेरिफाई कर दूं कि आपको 60 को लेकर ही टारगेट तैयारी करनी है। दिमाग में 60 का टारगेट रखिए, उसे लेकर तैयारी कीजिए। कम जाता है, वैकेंसी जैसे अच्छी है तो उम्मीद अगर हो सकता है कम चला जाए, कम अगर जाता है तो वो अच्छी बात है, लेकिन आपको तैयारी 60 को टारगेट लेकर ही करनी है। ठीक है, 60 पे तो आपका मतलब हो जाएगा, इतनी वैकेंसी है। ठीक है, अपने एक्स सर्विसमैन और डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन भाइयों की मैं बात कर रहा हूँ। दोनों का कट ऑफ सेम रहता है, डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन का कम नहीं रहता। तो दोनों का मिनिमम का जो कट ऑफ है वो सेम रहता है। फिर सेक्शनल कट ऑफ कोई है नहीं SBI में, तो उसकी भी कोई टेंशन नहीं है। तो सबसे पहले तो जो 12-13 दिन बचे हैं, देखो, सबसे ज्यादा से ज्यादा पूरे दिन को यूटिलाइज कीजिए। मतलब डेली 8 से 10 घंटा आपको पढ़ना ही पढ़ना है। डेली 8 से 10 घंटा टाइम निकालिए और पढ़िए। उसके बाद देखो, अब क्या आपको स्ट्रेटेजी रखनी है। आप मैक्सिमम लोग तैयारी तो कर चुके होंगे, जो टॉपिक पढ़ने थे, जो मैंने बताए थे पहले मेंस स्ट्रेटेजी में, उम्मीद है आप वो सब पढ़ चुके होंगे। तो सबसे पहले तो अभी आप एक फुल मॉक, जिसने अभी 2-3 दिन पहले लगाया है तो वो अच्छी बात है, जिसने अभी नहीं लगाया है, एक हफ्ते से नहीं लगाया है, तो एक फुल मॉक लगाओ और उसका एनालिसिस करके देखो कि आपके सेक्शन वाइज कितने मार्क्स आ रहे हैं। मेरा कहने का मतलब है कि GA को हटा दो, GA को हटाकर जो और तीनों सेक्शन है, तीनों सेक्शन में आपके लगभग 50 के आसपास नंबर आने चाहिए, 50 या उससे ऊपर, GA को हटाने के बाद, मतलब रीजनिंग, क्वांट और इंग्लिश में। तो काफी लोगों के पास कमेंट आए हैं जिनके आ रहे हैं नंबर इतने, अच्छी बात है, उनके लिए तो बहुत बढ़िया है। जिनके इतने नहीं आ रहे हैं, GA को हटाकर, ठीक है, GA में हम नंबर नहीं काउंट कर रहे हैं, मॉक के GA को हटा के जिसके 50 के आसपास या उससे कम आ रहे हैं नंबर, तो उन्हें भी घबराने की जरूरत नहीं है। वो देखें जरा कि रीजनिंग, क्वांट और इंग्लिश तीनों सेक्शन में कितने कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था कि एक, जैसे इंग्लिश में है, इंग्लिश बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। क्वांट और रीजनिंग में कुछ टॉपिक बताए थे, तो आप देखो वो, मतलब एनालिसिस आपको यही चीज करनी है उसमें, जो फुल मॉक में बता रहा हूँ कि जो टॉपिक मैंने बताए थे, मैं आज फिर बताऊंगा कौन कौन से टॉपिक रीजनिंग और क्वांट में, वे आप बना पा रहे हो या नहीं बना पा रहे हो। अगर कोई भी उनमें से टॉपिक नहीं बन रहा है तो आपको अब जो बचे हुए दिन है उन्हीं टॉपिक की प्रैक्टिस करनी है। इंग्लिश में मैंने बोला था, इंग्लिश में लगभग 25 नंबर के आसपास का टारगेट करना है। मुझे पता है 25 आसान नहीं है, लेकिन अचीवेबल है। अभी अगर आपके 15 आ रहे हैं ना, तो और 10-12 दिन में आप मेहनत करोगे तो 20 को तो एटलीस्ट क्रॉस कर ही दोगे आप। इंग्लिश में अभी भी उम्मीद है, आप ला सकते हो इतने। ठीक है, तो आपको यही देखना है किस सेक्शन में कम नंबर आ रहे हैं, उस सेक्शन पे ये 10-12 दिन जो बचे हुए हैं, उस सेक्शन के ऊपर उतना ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, उसके उतने ज्यादा आपको मोक लगाने हैं। जैसे मैं टॉपिक की बात करूं कि देखो किस में क्या क्या टॉपिक है, मैंने यहाँ कुछ लिख दिए हैं। जैसे रीजनिंग में है मशीन इनपुट आउटपुट, मैंने बताया था बहुत ही आसान टॉपिक है। ये आपके 5 नंबर आपके ये बनने ही बनने चाहिए एग्जाम के अंदर। अगर जिस बंदे को अभी भी दिक्कत आ रही है ऐसा बनाने में, तो वो इसकी प्रैक्टिस करे टॉपिक की। ठीक है, मैंने इसके लिए बताई भी थी, रीजनिंग के लिए दिशा पब्लिकेशन वाली बुक बताई थी मैंने, उसमें प्रीवियस ईयर वाले जो है, जिसने वो भी नहीं मंगाई, कोई और बुक है उसमें जितने भी सवाल दे रखे हैं ना इसके, इस टॉपिक से रिलेटेड, वो सोल्व करो। तो ये बनना चाहिए, 5 नंबर आपके बिल्कुल पक्के नंबर है। उसके बाद कोडेड इनइक्वालिटीज, ये टॉपिक ऐसा है, ये आराम से बन जाता है। इसमें अब आपको हो सकता है डायरेक्शन में दे दे कोडेड, ब्लड रिलेशन में दे दे, ठीक है, तो वो कैसे ही देंगे वो, लेकिन बन जाएगा वो, तो उसकी प्रैक्टिस करो। 5 नंबर इससे बनते हैं। फिर आपका क्रिटिकल रीजनिंग है, लॉजिकल रीजनिंग है, तो ये सवाल भी ऐसे हैं कि इसे भी आप अगर सही से आप पढ़ोगे, थोड़ा तैयारी करोगे ना, तो इसमें भी चांसेस है सवाल आपके हो जाएंगे। तो रीजनिंग के अंदर ये टॉपिक है, और मिसलेनियस टॉपिक है ऐसे ही छोटे मोटे, स्लोगिज्म में ये सब है, तो उन्हें भी आप देखो।
रीजनिंग के लिए, तो ये तो जरूर बनने चाहिए। इससे अलग कोई अगर किसी में कॉन्फिडेंट है, पजल वजल को मैं बोलता हूँ कि मत ही टच करना, बाद में ही जाना उनके ऊपर। तो पहले मिसलेनियस टॉपिक ऐसे आप देखो, मिसलेनियस टॉपिक आप जब कवर करोगे तो आपके 15 से 20 नंबर बन जाएंगे इन टॉपिक से। 10-15 नंबर के तो ये भी आते हैं आपके, ठीक है। तो आपके आराम से 15 से ऊपर इसमें आराम से बन जाएंगे। तो इन टॉपिकों को जो बचे हुए दिन है देखो आप बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। अगर बन रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं बन रहे हैं तो इन्हें ज्यादा से ज्यादा इन पर ध्यान दो अभी जो बचा हुआ टाइम है। ज्यादा नए टॉपिक अब आप मत पकड़ो कि आप अभी सोच रहे हो कि आप 10 दिन में पजल की इतनी प्रैक्टिस कर लोगे कि आप पजल कर पाओगे, तो वो गलती मत करो। हाँ, इन्हीं की इतनी प्रैक्टिस करो, जब मशीन इनपुट आउटपुट के मॉक लगाओ, इसके भी मॉक रहते हैं, टॉपिक वाइज भी मॉक रहते हैं, वे लगाइए। और जितने प्रैक्टिस है सवाल की करिए इनकी मैक्सिमम की। ऐसे क्वांट में अगर मैं बात करूं, सिंप्लीफिकेशन के 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको आराम से, डेटा सफिशिएंसी वाले हैं, Q1 Q2 वाले हैं, और अर्थमेटिक है। अर्थमेटिक में मैंने आपको बताया था, देखो जैसे कई लोग कह रहे हैं मैं DI कर लूंगा या जो कैसलेट वाली आती है, तो आप जानते हो कि मेंस में जो DI और कैसलेट आते हैं ना, तो वो अर्थमेटिक बेस्ड ही रहता है। कोई इंटरेस्ट बेस्ड रहेगी, कोई रेशियो प्रोपोर्शन बेस्ड रहेगी, तो उसके लिए अर्थमेटिक आपको आनी चाहिए। लेकिन अब देखो, अब जो टाइम है ना जो बचा हुआ है, इसमें अगर सारा अर्थमेटिक कवर करना चाहोगे तो नहीं हो पाएगा। तो जो टॉपिक आप पढ़ चुके हो ना, उन्हीं का अच्छे से अच्छा रिवीजन करो। 4-5 टॉपिक पढ़े हैं कोई बात नहीं, उन 4-5 टॉपिक का ही अच्छे से रिवीजन करो। अर्थमेटिक में वैसे भी अगर आप देखोगे मेनली 4-5 टॉपिक ही हैं जो मेन है, रेशियो प्रोपोर्शन, ठीक है, वर्क टाइम, एवरेज वाला, तो यही है 4-5 टॉपिक। मतलब आप इन्हें ही रिवीजन करो। पढ़ तो आप चुके होंगे, तो उनका ही रिवीजन करो अर्थमेटिक के टॉपिक का। एक एक नंबर में भी अर्थमेटिक के सवाल मिल जाते हैं जो होने वाले होते हैं, हम छोड़ देते हैं, सोचते हैं यार 1 नंबर का ही है ये, इससे क्या हो। लेकिन आप देखोगे तो काफी सवाल आसान, कई बार एवरेज का सवाल मिल जाता है बहुत आसान वाला। तो अर्थमेटिक के सवाल को जरूर देखना, कोई सवाल होगा तो देखना, वो सिंपल भी आ जाते हैं कई बार, ठीक है। तो अर्थमेटिक करिए। तो ये हो गए इसके टॉपिक। ऐसे इंग्लिश के लिए तो मैंने बताया था कि देखो रीडिंग की आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्योंकि ज्यादातर आप अगर रीडिंग आपकी अच्छी है ना तो आरसी आप कर पाएंगे। फिर आप पैराजम्बल या फिर क्लोज टेस्ट हो गया। तो ज्यादातर अगर आपकी रीडिंग अच्छी है तो उसी बेस्ड पर आप जो है ना इंग्लिश में अच्छा कर पाएंगे। रीडिंग आपकी स्लो है तो आपको दिक्कत आएगी फिर इंग्लिश में। तो अब जो बचे हुए दिन है इसमें आप रीडिंग करो अच्छे से, फिर आप सेक्शनल मॉक लगाओ। इंग्लिश के लिए मैंने बोला था सबसे ज्यादा कि सेक्शनल मॉक, मैंने पहले भी ज्यादा जोर दिया था कि इंग्लिश में ज्यादा से ज्यादा सेक्शन मॉक लगाओ, डेली एक एक सेक्शनल मॉक लगाओ, जिसके भी 15-20 नंबर नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो इंग्लिश में सेक्शनल मॉक का फायदा मिलेगा, आप डरो मत। सेक्शनल मॉक से 35 मिनट के अंदर मॉक लग जाएगा, और फिर 20 से 25 मिनट उसका एनालिसिस करो, उसमें जो सवाल दिए हैं उन्हें देखो, कहाँ मैंने गलती करी, क्या करी, कौन सा सवाल है, और ये हो सकता है वो आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। इंग्लिश में टॉपिक आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है, कहाँ आप स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है। तो उन्हें छोड़ो मत। तो सेक्शनल मॉक का फायदा मिलेगा। उसके बाद मैं बात कर रहा हूँ जीए की। अगर किसी के बाई चांस इंग्लिश में कम भी आ रहे हैं ना, तो उसके पास चांस है फिर वो जीए में स्कोर अपना बढ़ाए, जीए को और ज्यादा से ज्यादा पढ़े। जीए देखो हमारे हाथ में नहीं रहती है वैसे, कि हम ज्यादातर सब लोग वही लास्ट 6 महीने का ही पढ़ के जाते हैं। कई बार बहुत उल्टी सीधी जीए आ जाती है, तो वो आएगी तो वो सबके लिए ही आएगी, तो उसमें केवल आपका नुकसान नहीं होगा, सबका ही होना है। लेकिन अभी जो हम टारगेट लेके चलेंगे लास्ट 5-6 महीने की, तो आप उसे और अच्छे से पढ़ो जिसके इंग्लिश में कम आ रही है। और पढ़ना देखो कैसे है, देखो पढ़ तो चुके होंगे आप, मैंने आपको प्री के टाइम से ही बोला था कि पढ़ना शुरू कर दो करंट अफेयर। जिसने अगर नहीं पढ़ी है अभी तक, करंट अफेयर ज्यादा नहीं पढ़ी है, तो वो इस सीक्वेंस में शुरू करना। पहले फरवरी की खत्म करो अच्छे से, फरवरी का अच्छे से खत्म करो, फिर जनवरी की खत्म करो, फिर दिसंबर, ऐसे उल्टे सीक्वेंस में पढ़ो, और फिर नवंबर। और मार्च में भी कई लोग पूछते हैं मार्च में कहाँ तक पढ़ो, तो मार्च में 15-20 मार्च तक, उससे और ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, पूरा मार्च पढ़ने की जरूरत नहीं है। मार्च में वैसे कम ही आएंगे, मार्च में मुझे नहीं लगता मार्च के सवाल आएंगे, लेकिन फिर भी सेफ साइड 15-20 मार्च तक की आप थोड़ा देख सकते हो, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पर फरवरी का बहुत अच्छे से पढ़ो, जनवरी, दिसंबर, नवंबर, ये 4 महीने बहुत अच्छे से पढ़ो। और इसमें भी मुझे तो लगता है जो ट्रेंड देखा गया है, जनवरी दिसंबर, ये 2-3 महीने पहले के ज्यादा से ज्यादा सवाल पूछते हैं, ठीक है। उसके बाद इन्हें बहुत अच्छे से पढ़ना है, जिसने बिल्कुल भी अभी नहीं पढ़ी है। जो पढ़ चुका है इन्हें और अच्छे से पढ़े। आपको समझ में आ गया होगा अभी तक, जो पहले दे चुके हैं या किसी ने IBPS का लिखा है, तो आपको आइडिया तो लग गया होगा किस तरह के सवाल पूछता है।
पॉलिसी से रिलेटेड सवाल रहते हैं, फाइनेंशियल न्यूज़ कोई है, तो अवार्ड है, कोई इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी है, किसी की डेथ हुई है, तो इस तरह के सवाल ज़्यादा आते हैं, आपको पता है। कोई टूर्नामेंट हुआ है तो उसी को ध्यान में रखिए और थोड़ा डिटेल में पढ़िए। और जो लोग पढ़ चुके हैं वो थोड़ा और पीछे जा सकते हैं, फिर अक्टूबर को पढ़िए फिर आप अच्छे से। जो ये पढ़ चुके हैं अच्छे से उनके लिए मैं बता रहा हूँ, तो वो फिर अक्टूबर भी पढ़िए और उससे और ज़्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो जीए आप इतना करेंगे तो मुझे उम्मीद है आराम से 10 से ऊपर तो नंबर हर कोई ले आएगा। और थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे, जिसके इंग्लिश में कम आ रहे हैं ना वो थोड़ा इस पे ज़्यादा ध्यान दें। बट इंग्लिश को इग्नोर मत करो। इंग्लिश बता रहा हूँ मैं, गेम चेंजर होने वाला है इस एग्जाम में। मैंने पहले भी बोला था और मैं अभी भी आज इस बात को फिर रिपीट कर रहा हूँ कि इंग्लिश गेम चेंजर होने वाला है। अब देखो इन लास्ट 12-13 दिनों में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। मतलब ज्यादातर जो लोग गलती करते हैं, सबसे पहले अब एंड मोमेंट पर आकर आप जीए जिससे पढ़ रहे हो, जिससे करंट अफेयर पढ़ रहे हो, उसी से पढ़ते रहिए, जिस ट्यूटर से भी पढ़ रहे हो। एंड मोमेंट पे चेंज मत करिए कुछ भी, क्योंकि एंड मोमेंट पे क्या होता है ना, हम देखते हैं, देखो मॉक जो हम लगा रहे हैं ना उसमें जीए में कम आ रहे हैं, करंट अफेयर में कम आ रहे हैं, तो उससे अपने आप करंट अफेयर की परफॉर्मेंस को जज मत कीजिए। मॉक जो है वो उसका कोई फायदा नहीं होता है करंट अफेयर का। ठीक है, तो आप केवल बस क्या करना है कि आप पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, डिटेल में पढ़िए, थोड़ा विश्वास रख के पढ़िए। चाहे आप किससे, कोई चाहे गाइडली से कर रहा हो, चाहे कोई कर्णपाल सर के दे रहा हो, चाहे कोई अड्डा का करंट अफेयर कर रहा है, चाहे कोई क्लाउड अफेयर जिससे भी कर रहा है, ओली बोर्ड, तो विश्वास रखिए उस पर। उसे अगर ऐसा नहीं कि किसी ने, आपने दोस्त ने बोल दिया यार मेरे तो उससे पढ़ रहा हूँ उसका बहुत अच्छा है। सभी ने मेहनत से बनाए हैं नोट्स और अब टाइम नहीं है चेंज करने का। उस ट्यूटर में विश्वास रखते हुए आप उसी के नोट्स पढ़िए, उसी के रिवाइज कीजिए। ठीक है, लगता है हर किसी के जो उन्होंने बनाए हैं, नोट्स बनाए हैं, सब में से आता है एग्जाम में। बस ये होता है कि हम फिर बाद में दोष देते हैं, हमने थोड़ा डिटेल में नहीं पढ़ते हैं या थोड़ा सही से नहीं पढ़ा, स्किप हो जाता है। ठीक है, तो आप जिस भी टॉपिक, जिस भी आप ट्यूटर से पढ़ रहे हैं, जिसके अभी आपने सब्सक्रिप्शन लिया है, उसी से आप करते रहिए, आप चेंज मत कीजिए लास्ट मोमेंट पे। उसके बाद कई लोगों को ये समस्या रहती है कि वो बोलते हैं कि हमसे भूल रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं भूल जा रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं भूल जा रहे हैं, इतने ज़्यादा पढ़ लिए। तो वो होता है, सबके साथ होता है वो। आपको उसमें बस क्या है, देखो वो हर किसी को, लेकिन जब वहाँ आप देखोगे ना एग्जाम में, जब एग्जाम में आप देखोगे तो आपको जो पढ़ा हुआ है ना वो याद आ जाएगा, ऑप्शन देख के जरूर याद आ जाएगा। तो आप पढ़ते रहिए, जो भूल गए हैं ऐसा मत सोचिए मैं भूल गया हूँ, कुछ नहीं है वो आपको वहां पर याद आ जाएगा जब आप ऑप्शन देखेंगे। फिर टॉपिक में आपको बता ही चुका हूँ किन टॉपिक पे आपको ज्यादा फोकस करना है। ज्यादा नए टॉपिक की तरफ नहीं जाना है अब इस मोमेंट में, ज्यादा से ज्यादा आपको करना है रिवीजन। इंग्लिश में जो आपने नोट्स बनाए होंगे अपने, जो ग्रामर के होंगे, उनका रिवीजन ज्यादा से ज्यादा करो। और ज्यादा से ज्यादा सेक्शनल मॉक लगाओ, मतलब इंग्लिश का सेक्शनल, क्वांट का सेक्शनल और रीजनिंग का सेक्शनल। हाँ, लेकिन एग्जाम तक, लास्ट बात है कि एग्जाम तक आपको टारगेट लेना है कम से कम 3-4, 3 तो कम से कम 2-3 फुल मॉक जरूर लगाना। और फुल मॉक किस टाइम पे लगाना, जो मॉर्निंग एग्जाम वाला टाइम है। मॉर्निंग के शिफ्ट में आपका एग्जाम होगा, 9 बजे से एग्जाम होता है स्टार्ट, 9 बजे से लगाना, वन सिटिंग में लगाना, क्योंकि 2 घंटे 40 मिनट का टाइम बहुत ज्यादा होता है, वहां बैठना इतने टाइम ना। ठीक है, लगातार एक साथ बैठना बिना ब्रेक के, बैठ के वहां एग्जाम देना, तो उसकी प्रैक्टिस भी आपको होनी चाहिए और उसी टाइम पे लगाना। और बीच में कोई डिस्टर्बेंस नहीं, मतलब घर से किसी ने बुला लिया, कभी कोई आवाज लगा रहा है या पॉज करके चले गए, ऐसा मत करना। सिंगल सिटिंग में लास्ट में 2-3 मॉक की जरूर प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, फुल मॉक, और मॉर्निंग वाले टाइम नहीं लगाना, क्योंकि उस समय माइंड सेट, उसी माइंड सेट में आपको एग्जाम देना है उसी टाइम पर, तो आपको उसकी थोड़ी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो 9 बजे आपका एग्जाम ऐसे स्टार्ट हो जाएगा जैसे वहां पर, तो ऐसे ही यहाँ पर भी आपका 9 बजे मॉक स्टार्ट करना और सिंगल सिटिंग में आप मॉक लगाओ, फायदा आपको मिलेगा इसका। और एग्जाम के लिए मैं एक जरूर बता रहा हूँ, बहुत जरूरी बात, ये मैं बार बार बोलता हूँ, इसका महत्व हम नहीं समझते। बाद में जब हमारा रह आता है ना रिजल्ट, तब हम जानते हैं, वो है निगेटिव मार्किंग। निगेटिव मार्किंग जरूर अवॉइड करना, क्योंकि देखो हमें पता नहीं चलता है वहाँ पे, और स्पेशली जीए में और इंग्लिश में। अब देखो किसी के बिल्कुल ही एग्जाम में नहीं हो रहा है, 40 ही क्वेश्चन हो पाए हैं, तो वो अलग बात है, तो उसे तो जरूर तुक्के मार देना चाहिए, फिर तो आंख बंद करके वो मारे अपना। पर जिसने अच्छे कर दिया है, 50 से ऊपर भी कर लिया है, तो अपना ज़्यादा तुक्के ब्लाइंडली मत मारे, क्योंकि ब्लाइंडली तुक्के आप मारोगे गलत होंगे, और फिर 0.25, 0.5 एक एक नंबर से लोगों का रहता है।
तो ऐसे ब्लाइंडली तुक्के मत मारो। अगर करंट अफेयर में जीए में आपको 15 क्वेश्चन आते हैं ना, मैंने देखे हैं ऐसे लड़के बिल्कुल बोलते हैं सर 15 करके आया हूँ, 15 ठीक है, वो 15 ठीक होते हैं उनके, उतने ही, एक दो गलत हो गया। पर लोग क्या है, मैं सुनता हूँ एग्जाम देगा है 45 कर दिए करंट अफेयर में, इंग्लिश में भी ऐसे ही पूरे 40 के 40 कर दिए। तो यार इतना ब्लाइंडली मत मारना तुक्के, निगेटिव मार्किंग थोड़ा अवॉइड करना। मैं ये मतलब आपको स्पेशली फिर जोर देकर बोल रहा हूँ कि निगेटिव मार्किंग अवॉइड करना, ठीक है। बहुत बड़ा रोल प्ले करता है निगेटिव मार्किंग। और एग्जाम जैसा सुन रहे हैं कि 2 दिन है, 10 को और 12 को है, तो 2 शिफ्ट में एग्जाम है, मतलब नॉर्मलाइजेशन होगा ही होगा। और नॉर्मलाइजेशन होएगा तो आप साथ में ये भी दुआ करिए कि आपका टफ शिफ्ट में एग्जाम पड़े। टफ शिफ्ट में पड़ेगा, नॉर्मलाइजेशन का आपको फायदा मिलेगा। ठीक है, तो उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते, तो नॉर्मलाइजेशन तो लेकिन होगा, ठीक है। तो बस जो मैंने बताया है उन चीज़ों पे थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। अब लास्ट मोमेंट पे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो, रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करो, एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग अवॉइड करो, 2-3 फुल जरूर लगाने हैं। और ये टॉपिक जरूर कंफर्म कर लो आप कि ये टॉपिक, हम कंफ्यूज ज़्यादा वहीं होते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा, यार ये भी छूट गया मेरा, ये भी छूट गया, ये भी छूट गया। और उस चक्कर में जो अच्छे से कर रखे हैं ना हमने एग्जाम में, हमारी वो भी गलती हो जाती है। कम से कम ये जो टॉपिक मैंने बताए हैं इसमें से वहाँ सवाल आएगा, और आएगा ही आएगा, हर साल आता है, तो वो गलती नहीं होनी चाहिए वहाँ। अब नए टॉपिक पढ़ने का ज़्यादा कोई फायदा नहीं है, इन टॉपिक को अच्छे से कर लो, करंट अफेयर अच्छे से पढ़ो, और इंग्लिश सेक्शनल मॉक लगाओ। तो यही सब चीज़ें हैं बस, इन पर ध्यान दो, और उम्मीद है मुझे कि पक्का सिलेक्शन होगा आपका, ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन इस बार होंगे एसबीआई में। तो ऑल द वेरी बेस्ट। कोई भी और समस्या आ रही है तैयारी से रिलेटेड तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा। अच्छे से तैयारी कीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।